Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की और सोशल साइंस में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इस इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट है हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है, वीडियोस बन चुकी हैं। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की, और भी मैंने पॉलिटिक्स में भी वीडियो बनाई है। पॉलिटिक्स साइंस में भी अगर आपने नहीं देखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो उन्हें भी ज़रूर देखें और उसमें जो अपनी समझ है उसको बढ़ाएं। हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। और इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर इसके पहले के टॉपिक्स की आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें और अपनी समझ को इस चैप्टर के लिए बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज हमारा पहला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं वो ब्रॉड 3 पार्ट में डिवाइड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब उन्हीं के जो सब डिविजन्स हैं, यानी कि मतलब जो छोटे पार्ट हैं उनके, उन्हीं के डिवीज़न जो हैं उसके अंदर में आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब जानते हैं ये ऑर्गेनाइज क्या होता है और अनऑर्गेनाइज क्या होता है। Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. जो ये जो डिवीज़न है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इसके अंदर में मेनली क्या देखा जाता है कि लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयड तो हो गए, लेकिन एम्प्लॉयड होने के बाद वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट क्या उनके काम करने का। वट आर दियर कंडीशन ऑफ वर्क, वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या कोई रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं या बिना कोई रूल रेगुलेशन के वहाँ पे काम हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको अभी ये बातें समझ में ना आ रही हों, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं कांता की। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। तो कांता जो हैं किसी ऑफिस में काम करती हैं और वो अपने जो ऑफिस है उसे 9:30 से 5:30 PM तक की काम करती हैं वहाँ पे। मतलब सुबह 9:30 पे वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है और 5:30 पे काम एंड हो जाता है और उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उनको हर महीने के लास्ट में उनकी सैलरी मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार का रूल है प्रोविडेंट फंड का, और जो प्रोविडेंट फंड है उन्हें हर जो उनका सैलरी के साथ साथ उनको प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है, और सरकार ने ऐसा रूल बना रखा है तो वो उनको दिया जाता है, यानी कि रूल रेगुलेशन हो रहा है यहाँ पे। सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस, उनको भाई मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, यानी कि कभी वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको उस चीज़ का छुट्टी मिलती है, मेडिकल छुट्टी मिलती है। और भी बहुत सारी जो अलाउंसेज हैं वो भी उनको दिए जाते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, और कांता जो है छुट्टी के दिन यानी संडे के दिन भी स्कूल अपने ऑफिस नहीं जाती है। दिस इज़ पेड हॉलीडे, और जो संडे का जो दिन है जिस दिन वो काम करने नहीं जाती है तो उस दिन का पैसा भी उसे मिलता है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of the work. और जिस दिन उसने इस काम को शुरू किया था तो उस काम को शुरू करने के पहले उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दिया था, और उसके अंदर में सारे जो कानून थे, टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो उसमें लिखे हुए थे। ये तो थी कांता की कहानी। अब ये कांता की स्टोरी से हमें कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर हुई। क्या बातें क्लियर हुई कि कांता का जो टाइमिंग है काम का वो बिल्कुल फिक्स्ड है। कांता को टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, और टाइमली मिलती है और रेगुलरली मिलती है, यानी हर महीने के आखिरी में मिलती है, और रेगुलर मिलती है यानी हर महीने मिलती है। और सैलरी के साथ साथ उसे गवर्नमेंट ने जो और रूल बना रखा है प्रोविडेंट फंड का, वो भी उसे मिलता है। अगर आप प्रोविडेंट फंड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में लिखें और मैं आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसे मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, यानी कि जो अलाउंसेस हैं, छुट्टियां हैं मेडिकल वाली, या फिर मेडिकल के टाइम पे पैसों की जब उसे नीड होती है तो वो पैसा भी उसे दिया जाता है। कांता को
छुट्टी के दिन स्कूल नहीं जाना, मतलब ऑफिस नहीं जाना पड़ता है संडे के दिन, और संडे के दिन अगर वो नहीं जाती है तो उसका पैसा नहीं कटता है, उसको संडे का पैसा मिलता है। वो जो है जब उसने ज्वाइन किया था अपने काम को तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें साफ साफ लिखी हुई थी। ये तो होगी कांता की कहानी। इन बातों को जरा ध्यान में रखना। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कमल की कहानी को पढ़ते हैं। कमल इज कांताज नेबर। तो कांता का नेबर यानी कांता जहाँ रहती है उसके आसपास में कमल भी रहता है। ही इज़ अ डेली वेज लेबर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप। तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि वो एम्प्लॉयड है और वो जो है एक वेज लेबरर है, यानी कि हर दिन का पैसा लेने वाला इंसान है, यानी कि वो जिस दिन काम करने नहीं जाएगा उस दिन का पैसा उसे नहीं मिलेगा। और किसी ग्रोसरी शॉप में काम करता है। आप देख सकते हैं किराना स्टोर है कोई, उस किराना स्टोर में वो काम करता है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग। वो सुबह जो है 7:30 को चला जाता है काम करने के लिए और शाम को 8 बजे तक वो काम करता रहता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। और उसे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। अलाउंस का मतलब कि जैसे जैसे हमने पढ़ा था उसके केस में, कांता के केस में उसे मेडिकल अलाउंस मिलता है और भी अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो किसी भी तरह का अलाउंस जो है वो कमल को नहीं मिलता है, सिर्फ उसको उसका डेली वेज जो है यानी कि हर दिन का जो पैसा है वही मिलता है उसको। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। और जिस दिन अगर वो छुट्टी पे होता है, जैसे अगर वो बीमार हो गया या फिर संडे का दिन हो गया, तो उस दिन का पैसा उसको नहीं मिलता है। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। और इसीलिए उसकी ना कोई छुट्टी है और ना ही कोई उसका पेड हॉलीडे है, यानी कि जिस दिन वो नहीं जाता है ऐसा होता ही नहीं कि उसको उस दिन का पैसा मिल जाए। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। और ना ही दुकानदार ने उसे कोई एक ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि वो जो है इस दुकान में काम करता है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। और वो कभी भी उसको ऐसा कहा जा सकता है कि भाई तुम काम छोड़ दो क्योंकि अब तुम काम करने के लायक नहीं हो। जबकि कांता के केस में ऐसा नहीं है। कांता को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का मतलब हो गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि हमारे यहाँ पे काम करता है और बिना किसी ऐसी बात के उसको निकाला नहीं जा सकता है जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो जिस बात से उसको निकालना ही पड़े। तो अगर हम देखें, अब देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ द वर्क। अगर आप देखें तो क्या हमें जो कांता और कमल के बीच में जो डिफरेंस है वो देखते हैं, दिखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आप कमेंट में लिखाओ कि हमें कौन कौन से डिफरेंस जो है कांता और कमल के बारे में देखने को मिल रहे हैं। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो हमने बात करी थी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, तो यहाँ हमें पता लग गया कि कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइज क्यों है वो देखो बता रहे हैं आगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें जो है अपने काम करने के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके बारे में सब पता होता है कि हम किस आधार पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें क्या क्या मिलेगा, हमारे अधिकार क्या होंगे वहाँ पे और हमें कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे जिसके बारे में उन्हें पता होता है। और वो रेगुलर होते हैं यानी कि उन्हें निकाला ऐसे नहीं जा सकता है। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। और वहाँ पे उनको पक्का काम मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन काम मिल रहा है किसी दिन नहीं मिल रहा है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। तो जो सरकार है उसने बहुत सारे कानून बनाए हैं। एक्ट का मतलब है बहुत सारे कानून बने हुए हैं और इन कानूनों को जो है उस ऑर्गेनाइजेशन ने माना है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन कानूनों को मानते हुए जिस भी इंसान को रखा है उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है और उसके अकॉर्डिंग, उन कानूनों के अकॉर्डिंग जो भी उनको भत्ता मिलना चाहिए, अलाउंसेस मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, रेगुलरिटी मिलनी चाहिए, वो सब उनको दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। तो उसे ऑर्गेनाइज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और सरकार के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को माना जाता है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन
but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation. कुछ लोग इनमें से हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड ना हो, किसी ने उनको काम पे नहीं रखा हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आते हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो भी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम करते हैं वो लोग क्या होता है, उनको पूरी सिक्योरिटी होती है कि हम काम पे हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है और उनको ऐसे ही काम से निकाला नहीं जा सकता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। और ये भी पूरा उनको पता होता है कि हमें जो है कितने समय से कितने समय तक काम करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। और अगर उन्हें उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है तो उनको ज़्यादा पैसा भी दिया जाता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने उनको काम पे रखा होता है उनको बहुत सारे और भी बेनिफिट देता है, बोनसेस देता है, दिवाली होली पे बहुत सारे गिफ्ट देता है, ऐसा भी होता है। वट आर दीज बेनिफिट? तो ये बेनिफिट क्या है? जैसे दे गेट पेड लीव्स, उनको जो है जो छुट्टी पे अगर जाते हैं तो उसका पैसा भी उनको मिलता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के दिन भी उनको पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है। अब प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी क्या होती है ये एक अलग टॉपिक है, और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूंगा ये बातें। ये एक तरीके का क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं। चलो बता देता हूँ मैं आपको। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी एक तरीके के बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय जो है वो इतने साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और रिटायरमेंट के बाद जो है उसकी, क्योंकि अब सैलरी बंद हो जाएगी तो उसको जो उसका कुछ पैसा जो है पहले से ही कटना शुरू हो जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो है वो पैसा उसको एक साथ बल्क में दिया जाता है। कुछ पैसा ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से खुद देती है और कुछ पैसा उसका खुद का होता है, वो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। उन्हीं को ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी कहा जाता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। तो बहुत सारे जो सरकार ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को ये करना चाहिए, और उसके अंदर में एक मेडिकल बेनिफिट भी आता है, यानी कि मेडिकल अलाउंस भी आता है। और अगर उनको बीमार हो जाते हैं, उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा भी वो उनको मिलना चाहिए। और फैक्ट्री के अंदर में अगर कोई काम करता है तो उस फैक्ट्री के अंदर में साफ पानी पीने का और अच्छा इन्वायरमेंट जो है वहाँ काम करने का, वो भी जो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उनके जो एम्प्लॉय उनको मिलना चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी मिलनी चाहिए। ऐसा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, वो ये सारे रूल वो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, फॉलो करता है, इसीलिए उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और दूसरी तरफ अगर देखें कमल को, तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। और उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहा जा रहा है? Unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. तो ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं है। These are rules and regulation but these are not followed. There are rules and regulation but these are not followed. तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए गए इन लोग के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स here are low paid and often not regular. तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन्हें कई बार ऐसा होता है कि उनको पैसा मिलता ही नहीं है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि और कई जगह काम करने के लिए है नहीं, तो उनको वहीं पे काम करना पड़ता है। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडे लीव्स, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं है, ना ही उनको ओवर टाइम का पैसा मिलता है, ना ही उनको किसी छुट्टी का पैसा मिलता है, और अगर बीमार पड़ जाते हैं ना ही उसका पैसा उनको मिलता है। तो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। तो उनका जो काम है वो भी सिक्योर नहीं है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। और लोगों को जो है विदाउट रीज़न जो है छोड़ना पड़ जाता है, और वो लोग इसके बारे में पूछ भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में मिलता है। When there is less work such as during some season, some people may be asked to leave. और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब कम काम होता है तो कुछ लोग को जो है काम पे नहीं आने के लिए कह दिया जाता है।
अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द व्हीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरीके से एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एम्प्लॉयर का मन है तो रखेगा, एम्प्लॉयर का मन नहीं है तो हटा देगा। दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स एंड सच एज सेलिंग ऑन स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। इसके अंदर में वो लोग भी आते हैं जो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने आप को नौकरी दे रहे हैं। जैसे जो ठेले पे सब्जी बेचने वाले लोग, ठेले पे और सामान बेचने वाले लोग, घर घर जाकर रिपेयरिंग करने वाले लोग, ये सब लोग भी इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आते हैं। सिमिलरली फार्मर वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और इसी तरीके से फार्मर को भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में रखेंगे, क्योंकि फार्मर भी क्या करता है, अपने ही लिए काम करता है और लेबर्स को हायर करता है जब भी उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके से ये भी किसके अंदर में आ जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को करना, काफ़ी आसान है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक टॉपिक और बचता है, तो इन दोनों को मिला के मैं एक वीडियो बना दूंगा और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इस वीडियो के साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है क्लास, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो में कई बातें समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो आगे की लेटेस्ट वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।